Let us begin off with the next chapter, that is photosynthesis in higher plants. So इस चैप्टर में हम मेनली फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है किसमें, प्लांट्स में फूड के फॉर्मेशन के लिए, उसे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड. हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर द plants get their food? Green plants in fact have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for the needs. अभी क्या कह रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें फूड कहाँ से मिलता है, वो खुद बनाते हैं फूड, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स जो हैं, और कुछ भी और भी होते हैं जैसे जिनमें थोड़ा अपना ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, ठीक है. बाकी ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर में हेटरोट्रॉफिक मोड होता है, यानी कि वो अपना फूड जो है खुद नहीं बनाते हैं, और बल्कि जो ये ऑटोट्रॉफिक मोड वाले एनिमल्स हैं इनसे लेते हैं. जैसे हम हो गए, हम क्या प्लांट से खाते हैं, फूड प्लांट से लेते हैं. सपोज़ बात करें हम, मतलब हर ह्यूमन या फिर हर एनिमल जो है वो इन ऑटोट्रॉफिक मोड वाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ज़रूर. ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करते हैं जिससे अपना फूड बनाते हैं. क्या है वो, एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस. फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब उसमें फिजिकल चेंजेस हैं और कुछ केमिकल चेंजेस भी हैं. आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में क्या है. बाय विच दे यूज़ द लाइट एनर्जी टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब वो क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को यूज़ करके एक तरीके से केमिकल एनर्जी में स्टोर कर लेंगे, जो कि फर्दर ऑर्गेनिजम्स में पास होगा. Ultimately, all the living forms on the earth depends on the sunlight for the energy. The use of the energy from the food or by the plants during the photosynthesis is the basis of life on the earth. Photosynthesis is important due to two reasons. तो दो रीजन है जिसलिए फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है. पहला क्या है कि ये सोर्स है किसका, एनर्जी का, पूरे फूड का या फिर ऑन द अर्थ. अब क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से ही फूड या एनर्जी को डिराइव कर रहा है. It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by the green plants. अब जो फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, और ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, और क्या करता है, CO2 को लेकर पोल्यूशन भी कम कर रहा है ना. तो ये होगा किसका रोल, ग्रीन प्लांट्स का, फोटोसिंथेसिस का. Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? This chapter focuses on the structure of the photosynthetic machinery and the various reactions that transform the light energy into the chemical energy. तो हम इसमें basically क्या पढ़ने वाले हैं, photosynthesis के process को. Now what do we need to know? Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, जो कि green pigment है लीफ का, light और CO2, ये तीन चीज़ें बता रखी हैं उन्होंने. क्लोरोफिल, लाइट और CO2 चाहिए होता है. एक्चुअली वाटर भी चाहिए होता है, पता नहीं क्यों नहीं लिख रखा है उन्होंने. आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर. You may have carried out the experiments to look for starch formation in two leaves, a variegated leaf or leaf that was partially covered with a black paper and one that was exposed to the light. तो अभी कह रहे हैं हमने 10th क्लास में भी एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है, मतलब करके तो शायद ही देखा हो, और वैसे देखा हुआ है, मतलब सुना हुआ इसके बारे में. क्या कि वेरीगेटेड लीफ क्या होती है, एक टाइप की ऐसी लीफ होती है जिसमें कुछ जगहों पे तो होता है क्लोरोफिल और कुछ जगहों पे नहीं होता. तो उसके अलग अलग कलर्स होते हैं एक्चुअली, मतलब पैचेस होते हैं, जैसे कुछ पैचेस ग्रीन हैं, कुछ थोड़ा येलोइश हो गए. तो उसमें होता है कि हम देखते हैं कि जहाँ उनको अगर हम सनलाइट में रखें उस लीफ को, तो देखते हैं हम जिस एरिया में ग्रीन पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर की पार्ट की लीफ होती है, वो वाला पार्ट जो है उसमें स्टार्च की फॉर्मेशन मिलती है, दूसरे में नहीं मिलती. इससे पता चलता है कि क्लोरोफिल जो है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. ऑन टेस्टिंग दिस लीव्स फॉर द स्टार्च इट वाज क्लियर दैट द फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट. आगे उन्होंने बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट बता रखा है. पहले उससे कोई और है, एक और एक्सपेरिमेंट KOH का. KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो जिस पार्ट को आप KOH देंगे वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से क्या होगा, उस पार्ट को CO2 नहीं मिल पाएगी लीफ के, और क्या हो जाएगा, वहाँ पे फूड फॉर्मेशन नहीं होगी, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी. द एक्सपेरिमेंट यू हैव कैरिड आउट इज़ अ हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ द लीफ को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH के साथ सोक कर लेते हैं, जिस वजह से CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है. अदर हाफ को एक्सपोज करते हैं एयर के साथ, फिर उसको सनलाइट में रख देते हैं. फिर क्या होता है, टेस्ट करते हैं जब स्टार्च के लिए, तो हाफ पार्ट जो कि KOH में होता है वो स्टार्च नहीं देता, वो स्टार्च को नेगेटिव टेस्ट देता है, वेरस जो कि
एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है स्टार्च के लिए। इससे हमें पता चलता है जो CO2 है वो भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी बात करें अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, और क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। पहला बता रखा है उन्होंने जोसेफ प्रिस्टली का, जिसने 1770 में एक्सपेरिमेंट किया था। उससे उसने क्या रिवील किया था कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एयर को प्योरीफाई करते हैं। उसने क्या किया, ऐसे बेल जार लिए, एक बेल जार में उसने ना ये दो चीज़ें रख दी, ठीक है, माउस और कैंडल। तो उसने देखा थोड़ी देर बाद माउस की डेथ हो गई और जो कैंडल है वो क्या हुई, उसकी फ्लैश जो है वो कम बंद हो गई, बेसिकली ख़त्म हो गई। तो इससे क्या पता चलता है, दोनों चीज़ें, कैंडल बर्निंग कैंडल को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है और माउस को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है, और दोनों चीज़ें CO2 रिलीज़ करते हैं। यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, इधर जो है क्या CO2 का अमाउंट बढ़ गया और O2 कम हो गया, जिस वजह से इन्हें प्रॉपर O2 नहीं मिल पाया और ये सब एक्सटिंग्विश हो गए। वैसे इन्होंने देखा अगर हमने ग्रीन प्लांट रख दिया साथ में तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्रीन प्लांट क्या करता है, वो CO2 को लेकर ऑक्सीजन दे देता है, जो ऑक्सीजन ये और ये यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। प्रिस्टली, यू मे रिकॉल, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन, उसने क्या किया, पहले तो डिस्कवर किया था ऑक्सीजन इन 1774। प्रिस्टली ऑब्जर्व्ड दैट द कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड space, a bell jar, soon gets extinguished. Similarly, a mouse would also suffocate in a closed space. He concluded that the burning candle or the animal that breathed the air both somehow damaged the air. But when we place a mint plant into the same bell jar, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. Priestley hypothesized that the plants restore the air whatever breathing animals in the burning candles remove. ठीक है, नेक्स्ट बात क्या बोले, कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड द प्लांट। रिमेंबर ही would need to rekindle the candle to test whether it burns after few days. How many different ways do you think of lighting a candle without disturbing the setup? तो ये तो ऐसे ही बोला है इन्होंने, आगे बढ़ते हैं। Using a similar setup as the one used by the Priestley but placing it in the once in the dark and then in the light, जैन इंगनहॉज ने, अब ये किसकी बात कर रहा है, जैन इंगनहॉज साइंटिस्ट की बात कर रहा है। उसने क्या किया, उसने भी सेम टाइप का वो लिया। उसने देखा कि एक बार उसने डार्क में रखा उसको, एक बार उसने लाइट में रखा। तो उसने क्या पता लगाया कि लाइट में तो जो है वो कुछ ना लाइट जब लाइट की प्रेजेंस में कुछ बबल्स बनते हैं, ठीक है, पर लाइट नहीं होती तो कोई बबल्स नहीं बनते। अभी क्या किस चीज़ के बबल्स थे वो देखो। शो दैट द सनलाइट इज़ एसेंशियल, पहले तो उसने क्या शो किया कि सनलाइट इज़ एसेंशियल दैट फॉर द प्रोसेस दैट समहाउ प्योरीफाइज द एयर। तो अभी बोल रहे हैं कि सनलाइट ज़रूरी है, किस वजह से, ये देखो पहले तो उन्होंने ये वाला जो है ना सेम ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने लाइट की प्रेजेंस में और नॉन लाइट की प्रेजेंस में किया, यही वाला। तो उसने देखा कि लाइट की प्रेजेंस होती है तो ये ज़िंदा रहते हैं, पर अगर लाइट नहीं होती तो ये मर जाता है। फिर उन्होंने एक एक्वेटिक में ये चीज़ शो की, क्या शो की, Ingenhausen in an elegant experiment with the aquatic plant show that in the bright sunlight small bubbles were formed around the green part while in the dark they do not. तो इसका मतलब क्या था, वो बबल्स किस चीज़ के बन रहे थे, वो बन रहे थे CO2 के, ऑक्सीजन के बबल्स, क्योंकि जब वो लाइट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, CO2 को लेता है, तो ऑक्सीजन जब वो रिलीज़ कर रहा है तो ऑक्सीजन बबल्स बनाती है, हमें पता है। तो later he identified that these bubbles to be that of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of the plant that could release oxygen. Now it was not until 1854 Julius von Sack, तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जूलियस वॉन सैक। उसने क्या प्रोवाइड किया, ये बताया कि जो प्लांट है वो क्या प्रोडक्शन करते हैं, किस चीज़ की, ग्लूकोज की, ठीक है। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो ग्लूकोज को बनाते हैं। ग्लूकोज इज़ यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च। अब उसको जो प्लांट में स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल की तरह जो स्टोर होता है ग्लूकोज, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। His latest studies show that the green substance in the plant, that is chlorophyll as we know it now, is located in the special bodies later called the chloroplast. तो अभी बोल रहे हैं जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो स्पेशल बॉडीज़ में प्रेजेंट होता है, जिनका नाम क्या है, हमें पता है क्या नाम है उनका, क्लोरोप्लास्ट में। He found that the green parts in the plant is where the glucose is formed. तो ग्लूकोज कहाँ बनता है, ग्रीन पार्ट्स में, and that the glucose is stored as starch। ये हमने अभी पढ़ा है कैसे स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में, रिजर्व फूड मटेरियल है एक टाइप का। नाउ कंसीडर दैट द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय, अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है T.W. एंगलमैन। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट द लाइट इनटू द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड illuminated a green algae cladophora placed in a suspension of the aerobic bacteria. The bacteria was
were used to detect the sites of the oxygen evolution. He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of the blue and the red light of the split spectrum. A first action spectrum of the photosynthesis was thus obtained. It resembles roughly the absorption spectra of the chlorophyll A and chlorophyll B. अब सुनो इन्होंने क्या बोला है। TW एंगलमैन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ने एक स्लाइड सी ली, ठीक है, उसमें क्या किया उसने क्या किया, एक जो इन्होंने लिया, देखो क्या, ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, ठीक है। तो ही स्प्लिट द लाइट, अब ये क्या बोला है उन्होंने, जब उन्होंने देखा कि कुछ इसने लाइट डाली अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, अलग कलर्स की बेसिकली, किस पे, स्लाइड पे, उसने देखा जहाँ पे ब्लू और रेड कलर की लाइट थी, जहाँ पे ब्लू और रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ आ रही थी या फिर वही लाइट थी, तो क्या हुआ वहाँ पे उसने देखा जो बैक्टीरियाज हैं उस जगह पे एक्यूमुलेट हुए, माने यानी कि उस जगह पे ज़्यादा ग्रो हुए। इससे उसने बताया कि उस जगह पे इसलिए ग्रो हुए क्योंकि वो लाइट जो हैं उनके लिए ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। तो फिर उसे उन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा दिया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा आपसे पूछो किसने दिया था फोटोसिंथेसिस का, किसने दिया था, TW एंगलमैन ने। आगे बढ़ते हैं। By the middle of the 19th century, by the key features of the plants photosynthesis were known, namely that the plants could use the light energy to make carbohydrates from CO2 and water. The empirical, अभी एक सबसे बेसिक इक्वेशन दी गई थी किस कब, मिड 19th सेंचुरी में, कि जब CO2 और वाटर कंबाइन करते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो वो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, एक्चुअली एम्पेरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला, और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज हो सकती है जो कि 6 कार्बन शुगर है। A milestone contribution to the understanding of the photosynthesis were made that, अब फिर माइलस्टोन है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी किसने की थी, कॉर्नेलियस वॉन नील ने, who based on his studies of the purple and green sulfur bacteria demonstrated that the photosynthesis is essentially light dependent reaction in which the hydrogen from the oxidizable compound reduces CO2 to the carbohydrates. तो अब क्या बोला है इन्होंने कि जो फोटोसिंथेसिस, इन्होंने क्या बात बताई थी मेन, कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ये यहाँ पे लिखा है इन्होंने बात, कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई ना, ये वो कहाँ से आती है, ऑक्सीजन जो ये रिलीज़ हो रही है कहाँ से आती है, वाटर से आती है ऑक्सीजन, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द फोटोसिंथेसिस इज essentially a light dependent reaction in which the hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces the, अभी क्या बोल रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड बनाता है, वो क्या है, और यानी कि ये तो जो H2 है वो तो ऑक्सीडाइज होके ये बनता है क्या, CH2O, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और जो CO2 है वो रिड्यूस होके क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट। समझ आई बात। इन द ग्रीन प्लांट्स वाटर जो है इज हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2. Some organisms do not release oxygen during the photosynthesis when the H2S instead is the hydrogen donor for the purple and the green sulfur bacteria. The oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism and not oxygen. Hence we infer जो oxygen evolve होता है वो water से आता है और CO2 से नहीं आता है. This was later proved by radioactive techniques से भी prove किया गया था. तो एक correct relation ये बनाई उन्होंने, 6 CO2 plus 12 H2O gives C6H12O6 plus 6 H2O plus 6 O2, ठीक है, जहाँ पे ये है क्या, ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर. दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग द रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स. नाउ दैट दिस इज नॉट अ सिंगल reaction but the description of multi-step process called the photosynthesis. Can you explain where 12 molecules of the water as substrate are used in equation given above? उसके बाद बोल रहे हैं where does the photosynthesis take place. तो अभी बोल रहे हैं you would of course answer in the green leaves or you may add chloroplast के अंदर. तो अब आपसे कोई पूछे फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, आप क्या कहोगे, ग्रीन लीफ में होती है, या फिर आप कह दोगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है. तो अब ये बोल रहे हैं कि उससे बेटर आंसर अब हम पढ़ेंगे क्या हो सकता है. अब ये तो हमारे अभी तक के नॉलेज के हिसाब से बना है, अब एक और बेटर आंसर बताएंगे हमें. Photosynthesis does take place in green leaves of the
plants, but it does also in other green plants too. अभी कह रहे हैं ग्रीन लीव्स में तो हो ही जाता है, पर और ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है. उसके बाद you would recollect from the previous unit that the mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts. Usually the chloroplasts align themselves along the wall of the mesophyll such that they get the optimum quantity of the incident light. तो यानी कि जब वो वॉल के साथ अरेंज हो जाएंगे तो उनको इंसिडेंट लाइट की प्रॉपर इंटेंसिटी मिलेगी. Now, when do you think the chloroplasts will align themselves flat surfaces parallel to the wall? जब उन्हें ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, यानी कि जब उनको लाइट की इंटेंसिटी फुल चाहिए होती है, और वो परपेंडिकुलर कब करेंगे जब लाइट इंटेंसिटी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा होती है. यह स्टडी दैट द सर्फेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द चैप्टर 8 विद इन द क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्राना, the stroma lamella and the fluid stroma. There is a clear division of labor within the chloroplast. The membrane system is responsible for trapping the light energy and also for the synthesis of the ATP and NADPH. तो membrane system यानी जो membrane के क्रॉस सिस्टम है वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और क्या रिलीज करेगा, ATP और NADPH एनर्जी के सोर्स हैं जो कि in stroma enzymatic reactions incorporate CO2 into the plant and leading to the synthesis of the sugar. अभी क्या करें स्ट्रोमा में क्या होगा, वो क्या करेगा इनकॉपरेट एंजाइमेटिक एक्शंस इनकॉपरेट CO2 into the अब क्या होगा देखो स्ट्रोमा में वो CO2 को यूज़ करेंगे और क्या बनाएंगे सिंथेसाइज करेंगे शुगर को. तो स्ट्रोमा में CO2 को यूज़ करके शुगर की फॉर्मेशन होती है. द फॉर्मर स्टेप यानी कि जो पहले वाला था मेम्ब्रेन सिस्टम जहाँ पे ATP और NADPH बनता था उसे बोलते हैं हम वो उसे डायरेक्टली लाइट की प्रेजेंस होती है इसलिए उसे बोलते हैं लाइट ड्रिवन प्रोसेस. वेयर जो बाद वाला स्टेप है जिसमें कि CO2 से शुगर बनती है वो एक लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता पर ATP और NADPH पे करता है, इसीलिए उसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं. डार्क रिएक्शन का और ये मतलब नहीं है कि वो डार्क में होती है, इसका ये मतलब है उसे लाइट की डायरेक्टली रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्टली, ठीक है. So, however, this should not be construed to mean that they occur in darkness or that they are not light dependent. They are light dependent पर completely light पे dependent नहीं है. अभी डायग्राम दिखा रखा है हमें, ये देखो ये बाहर वाली सबसे आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन, ये जो बीच की है ये है स्ट्रोमा लैमेली, ग्राना एक इसको बोल दिया एक को, ठीक है. उसके बाद इधर दिखा दिया स्ट्रोमा जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, राइबोसोम्स, स्टार्च ग्रैन्यूल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स. आगे बढ़ते हैं. देखो how many pigments are involved in photosynthesis, ठीक है. Looking at the plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in a leaf even in the same plant? We can look for the answer to this question by trying to separate the leaf pigment of any green plant through the paper chromatography. अब ये बोल रहे हैं कि जो प्लांट है उसके भी देखो ग्रीन तो हम कहते हैं लीव्स हैं पर ग्रीन भी एक तरीके के नहीं होते, अलग अलग टाइप के ग्रीन्स होते हैं उनमें. तो उन ग्रीन्स में अलग अलग क्योंकि पिगमेंट्स होते हैं इस वजह से अलग अलग प्रोपोर्शन ऑफ पिगमेंट्स हैं, इस वजह से वो थोड़े अलग अलग ग्रीन के होते हैं. ये हम उन पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं कैसे, पेपर क्रोमेटोग्राफी से. द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट्स शो दैट द कलर दैट वी सी इन अ लीफ इज़ नॉट ओनली बाय अ सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू 4 पिगमेंट्स की वजह से कलर आते हैं. पहला है क्लोरोफिल ए जो कलर देता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, कलर याद रखना है आपको अच्छे से. क्लोरोफिल बी देता है येलो ग्रीन, xanthophyll देता है येलो, कैरोटीनॉइड देता है येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है. लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स various pigments play in the photosynthesis. Pigments are substances that have ability to absorb the light at specific wavelength. Can you guess which is the most abundant plant pigment in the world? Let us study the graph showing the ability of the chlorophyll A pigment to absorb light of the different wavelengths. Of course, you are familiar with the wavelength of the visible spectra of light as well as the Vibgyor. ये देखो अब ये इन्होंने दिखा रखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ वेरियस पिगमेंट्स दिखा रखे हैं. ये जो सबसे ऊपर वाला है क्लोरोफिल ए है, फिर क्या दिखा रखा है इन्होंने, क्लोरोफिल बी दिखा रखा है, फिर कैरोटीनॉइड्स दिखा रखे हैं. ये इन्होंने गलत कर रखा है एक्चुअली यार, क्लोरोफिल बी जो है ये ब्लू वाला है.
आगे क्या दिखा रखा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये दिखा रखा है, ठीक है। इसे तो भी यार देख लो बस एक बार। ये है लाइट एब्जॉर्ब्ड, और ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द नैनोमीटर। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो एब्जॉर्प्शन होती है क्या, अबाउट टू बी 700 और 400 पे, ठीक है। अब बोल रहे हैं ये, नाउ लुक इन द फिगर बी, शो दैट द वेवलेंथ एट विच, अभी तो फिगर्स की बात कर रहे हैं इधर। अब ये इधर एक बात बताई है इन्होंने, क्या कि जो क्लोरोफिल ए है उसकी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है ब्लू एंड रेड रीजन में, also the higher rate of the photosynthesis. Hence, we can conclude that the chlorophyll A is the chief pigment associated with the photosynthesis. These graphs together show that most of the absorption photosynthesis takes place in the blue and the red region of the spectrum. Some photosynthesis does take place in the other wavelength of the visible spectrum. Let us see how this happens. Though chlorophyll is a major pigment responsible for the trapping of the light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls और carotenoids भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं लाइट ट्रैपिंग के लिए। इन्हें बोलते हैं हम एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करके किससे ट्रांसफ़र करते हैं, क्लोरोफिल ए को। इंडीड दे नॉट ओनली एनेबल अ वाइडर रेंज, अब क्या करते हैं, वाइडर रेंज ऑफ, इससे क्योंकि जो क्लोरोफिल है पहले अकेला ले रहा था, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहा था, अब ये 3 पिगमेंट और उससे हेल्प करें, इस वजह से वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को वो ट्रैप कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से। तो उसके 2 रोल्स बता रखे हैं इधर में। अब व्हाट इज़ अ लाइट रिएक्शन, अब लाइट रिएक्शन क्या होती है, जिससे बेसिकली डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स ATP एंड ATPH। तो ये क्या होता है, इसमें लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में CO2 एब्जॉर्ब करके वाटर स्प्लिट होगा। लाइट CO2 का कोई रोल नहीं होगा इसमें लाइट रिएक्शन में। पहला क्या होगा, जो वाटर होगा, वाटर इसमें मेनली इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वाटर क्या करेगा, वो स्प्लिट होएगा, तो वाटर की स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन रिलीज होएगी, ठीक है। और क्या होगा, फॉर्मेशन होगी हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP और NADPH की फॉर्मेशन होगी। Several complexes are involved in this process. The pigments are organized into 2 discrete photosynthetic photochemical light harvesting complexes, LHC, that is photosystem 1 and photosystem 2. तो 2 light harvesting complexes इसमें involved हैं। एक बात याद रखो, जो photosystem 1 और photosystem 2 का ये मतलब नहीं है कि पहले photosystem 1 आएगा फिर 2 आएगा। इनका मेन मकसद ये है कि इनका नाम किस वजह से पड़ा है 1 और 2, क्योंकि जो photosystem 1 है वो पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए photosystem 1 है। 2 जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ था। These names are on the sequence of the discovery and not according to the sequence in which they function in the light reaction, ठीक है। फंक्शनिंग के बेसिस के सीक्वेंस के बेसिस नहीं है, पर किस बेसिस पर है कि क्या उनके मतलब कि जो कब डिस्कवर हुए थे उस बेसिस पे है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ द पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द प्रोटीन, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल जो हैं किससे बाउंड होते हैं, एक प्रोटीन से। ईच फोटो सिस्टम हैज़ ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरोफिल ए। फिर क्या बोल रहे हैं, 1 सेकेंड, हाँ, फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल द एंटीना। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं और वो प्रोटीन जो हैं और जो फोटो सिस्टम्स हैं वो सारे मिलके क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे बोलते हैं हम एक एंटीना। तो ये देखो, ये सारा मिलके क्या बनाता है, एंटीना। ये है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये क्या बनाता है, एंटीना। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of the light. The single chlorophyll A molecule forms the reaction center, ठीक है। तो reaction center कौन बनाता है, chlorophyll A. The reaction center is different in both the photosystems. Photosystem 1 में जो reaction center है chlorophyll A का, उसकी पीक है 700 नैनोमीटर पे, इसलिए उसको P700 बोलते हैं। पर जो photosystem 2 है उसकी पीक है 680 नैनोमीटर में, तो इसलिए उसको P680 बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो in the photosystem 2 the reaction center of the chlorophyll A absorbs the 680 nanometer wavelength of the light energy, causing the electron to become excited and jump into the orbit farther from the atomic nucleus. अभी क्या बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, सिस्टम है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या होता है, जो फोटोसिस्टम 2 है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर की लाइट को, और
इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करके क्या करेगा, उनसे जंप कराएगा फर्दर। आगे बढ़ेंगे इसको अच्छे से डायग्राम से। These electrons are picked up by the electron receptor which passes the electron transport them to the electron transport। अब ये देखो क्या होगा, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन को जंप करा देगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे, फोटो सिस्टम 2 है ये, फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे भेजेगा, जो कि फिर इसे नेक्स्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे भेजेगा, फिर वो फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ द साइटोक्रोम्स। दिस मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। ठीक है, अब जो आया यहाँ से यहाँ, ये डाउनहिल है। इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन the oxidation reduction or the redox potential scale, the electrons are not used up as they pass through the electron transport chain but are passed to the pigment on the photosystem 2। अब यहाँ से photosystem 1 पे चला जाएगा, वो use up नहीं होंगे electrons। Simultaneously, electrons in the reactions center of the PS1 are also excited when they receive the light wavelength of 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecules। तो अब इधर चला जाएगा नेक्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पे, जो NADPH है, another acceptor molecule, and has a great redox potential। These electrons are then moved downhill again, this time to a molecule of the energy rich NADP+. The addition of the electrons gives us NADPH plus H positive। The whole scheme of the electron transfer जो है, starting from the PS1, फिर uphill होता है, फिर downhill होता है to PS1, फिर excitation of electrons, ये सारा जो है इसे Z scheme बोलते हैं मिलके, क्योंकि ये Z shape बना रहा है ना, ऐसे almost Z है ना, इसे Z scheme बोलते हैं। Due to the characteristic shape, this shape is formed when all the carrier are placed in the sequence in the redox potential scale। नेक्स्ट बात आई स्प्लिटिंग वाटर। अब मेन जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग वाटर ही है, उसी से एनर्जी रिलीज होती है, उसी से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। सो यू वुड आस्क हाउ डज द फोटो सिस्टम 2 जो है उसे सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलते हैं, उसे लगाता है वाटर की स्प्लिटिंग से। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम द फोटो सिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड। दिस वॉज अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग वाटर। द स्प्लिटिंग वाटर एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम 2, वाटर इज स्प्लिट इनटू H positive nascent oxygen and electrons। This creates oxygen, one of the net product, तो ये रिलीज हो जाती है बाहर, one of the net product of photosynthesis। The electrons need to replace those removed from the photosystem 1 are provided to the photosystem by the photosystem 2। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं photosystem 1 को कौन देता है, photosystem 2 देता है। अब एक्चुअली इसमें ना 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इस फोटो स्प्लिटिंग में, मैग्नीज, कैल्शियम, क्लोरीन। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, मिनरल न्यूट्रिशन में भी बताया था मैंने ये। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the photosystem 2, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। तो photosystem 2 कहाँ located होता है, inner side of the thylakoid membrane में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेशन यानी कि ATP की फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस में, वो बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब हम 2 टाइप के होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा है ये क्या है, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये पढ़ा है हमने इधर। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस एंड स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। Special substances like ATP carry this energy to the chemical bonds and this process is called the ATP synthesis। ठीक है, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इज नेम्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या, ATP की फॉर्मेशन होगी, कहाँ से, ADP से ATP की फॉर्मेशन होगी, कहाँ, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। व्हेन द 2 फोटो सिस्टम वर्क इन द सीरीज, अब जब दोनों फोटो सिस्टम वर्क करें, जैसे हमने अभी पढ़ा था PS1 भी और PS2 भी, तो क्या होगा, उसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वेरस अगर सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं फोटो सिस्टम वर्क करे तो उसे बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। द 2 फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन as seen earlier in the Z scheme। Both the ATP and the NADPH plus H positive are synthesized by the kind of the electron। तो उसमें दोनों चीज़ें बनी थी ना हमारी, ATP भी और NADPH plus H positive भी। So when the photosystem 1 is functional, the electron is circulated with the photosystem and the phosphorylation occurs due to the cyclic flow of electrons। The possible location where this could happen is in the stroma lamellae। तो ये प्रोसेस जो है नेक्स्ट वाला साइक्लिक वाला है, वो कहाँ हो सकता है, जब उसमें फोटो सिस्टम 1 ही होता है एक्टिवेटेड, और कहाँ होता है, स्ट्रोमा लेमेले में।
वाइल द मेम्ब्रेन ऑफ द लेमिली ऑफ द ग्रैना, अब देखो लेमिली में दोनों हो सकते हैं, ग्रैना में मतलब सॉरी ग्रैना में दोनों होते हैं, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी, पर अगर स्ट्रोमा लेमिली की बात करें उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, 2 नहीं होता, लैक्स फोटो सिस्टम 2, एज वेल एज वहाँ पे NADPH रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे NADPH की पॉजिटिव फॉर्मेशन ही नहीं होती है. द excited electrons does not pass to the NADP plus but is recycled to the photosystem 1 through the electron transport chain. The cyclic flow through hence results only in the synthesis of the ATP but not of the NADPH plus H positive. आगे cyclic photophosphorylation also occurs when only light of the wavelength beyond 680 are available for the excitation. ये उन्होंने इधर दिखा रखा है जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल P700 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा फोटो सिस्टम 1 को, फिर वो वापस साइकिल होके वापस आ जाएगी, इसमें ATP की फॉर्मेशन होगी. अब भाई केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, अब ATP की फॉर्मेशन के लिए होता है. लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP सिंथेसाइज इन द क्लोरोप्लास्ट. Chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain the mechanism. Like in the respiration, in the photosynthesis too, ATP synthesized is linked to the development of the proton gradient across the membrane. This time, these membranes are of the thylakoid. There is one difference though here, that the proton accumulates towards the inner side of the membrane, that is in the lumen. In the respiration, protons जो हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं, whereas माइटोकॉन्ड्रिया में, पर फोटोसिंथेसिस में कहाँ होते हैं, अंदर साइड मेम्ब्रेन ल्यूमन में होते हैं. Let us try to understand what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the process that takes place during the activation of the electrons and the transfer to determine the steps that cause the proton gradient. अब proton gradient कैसे बनता है? Spreading of water से क्या होता है? Takes place on the outer side, in the inner side of the membrane. The proton or the hydrogen ions are produced by splitting of water accumulated within the lumen of the thylakoid. सबसे पहले क्या बोले, वाटर की स्प्लिटिंग होती है ल्यूमन में, ठीक है, वाटर की स्प्लिटिंग होगी ल्यूमन में, जिस वजह से देखो यहाँ पे क्या आ गया, H पॉजिटिव, ठीक है. As the electron moves to the photosystem, the protons are transported across the membrane. तो जैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करेंगे इधर फोटोसिस्टम से, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी जब, तो क्या होगा, प्रोटॉन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे अंदर, ऐसे प्रोटॉन्स यहाँ से अंदर आ जाएंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे तो प्रोटॉन्स अंदर आ जाएंगे. This happens because the primary acceptor of the electron, which is located on the outer side of the membrane, transfers the electron not to the electron carrier but to the hydrogen carrier. अभी क्या बोल रहे हैं, किस वजह से होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का प्राइमरी एक्सेप्टर यानी जो फर्स्ट एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बाहर की तरफ लोकेटेड है, ठीक है, बाहर की तरफ, क्योंकि जो है वो लोकेटेड है, इस वजह से H पॉजिटिव को उन्हें अंदर भेजना पड़ता है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए. This molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. ठीक है. When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released to the inner side of the lumen. Next बात आई, NADP reductase जो है enzyme is located on the outer side of the stroma along with the electrons that come from the acceptor electrons of the PS1. Protons are necessary for reduction of NADP plus to NADP plus H positive. These protons are removed from the stroma. अभी क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी H पॉजिटिव रिलीज़ होगा, क्योंकि देखो क्या फॉर्मेशन होगी इधर, NADP एक्चुअली NADP प्लस H पॉजिटिव बनता है ना, ये H पॉजिटिव इधर से वापस अंदर जाएगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Hence when the chloroplast, the protons in the stroma decrease, और अंदर की तरफ प्रोटॉन्स जो है ल्यूमन में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से एक ग्रेडियंट बन जाता है, और जब वो प्रोटॉन बाहर आते हैं न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, तो एनर्जी का रिलीज होता है, यानी कि ATP की फॉर्मेशन होती है. दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज द मेजरेबल डिक्रीज इन द ल्यूमन. pH भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, यानी कि pH कम है, यानी एसिडिक ज़्यादा है. Why are we so interested in the proton gradient? The proton gradient is important because इस breakdown होगा जब proton gradient का, तो energy release होगी. The gradient is broken down to the movement of the protons across the membrane to the stroma through the transmembrane channel of the F0 of ATPase. तो यहाँ से जो है
F0 से जब वो पास होगा तब प्रोटॉन ग्रेडियंट जब मतलब वापस रीस्टोर होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी कि टूटेगा, तो क्या होगा, ATP फॉर्मेशन होगी. The ATPase enzyme contains two parts. One is F0, which is embedded into the membrane, and the other forms a transmembrane channel that carries out the facilitated diffusion of the protons across the membrane. The portion F1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the inner side that faces the stroma. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause the conformational change in the F1 particle of the ATPase, which makes the enzyme synthesize several molecules of the energy packed ATP. Chemiosmosis require a membrane, a proton. अब क्या क्या चाहिए होता है, एक membrane चाहिए, proton pump चाहिए, proton gradient चाहिए, ATP enzyme चाहिए. Energy is used to pump proton across the membrane to create the gradient of the high concentration of the protons within the thylakoid lumen. ATPase has a channel that allows the diffusion of the protons back across the membrane. This releases enough energy to activate ATPase enzyme that catalyzes the formation of ATP. Along with the NADP edge produced by the movement of the electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsive for the fixing of CO2 and synthesis of the sugar. अब बात आई, where are the ATP and the NADPH used? We learned that the products of the ATP are products of the right reaction are ATP, NADPH and O2. Of these O2 जो है वो बाहर निकल जाएगी, पर जो ATP और NADPH हैं वो डार्क रिएक्शन में काम आएंगे फूड बनाने के लिए. Derive the process leading to the formation of the food molecular sugars. इसे बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बायोसिंथेटिक या फिर कह दो डार्क फेज. This process does not directly depend on the light but depend on the product of the light reaction, that is ATP and NADPH, because the CO2 and the water, besides the CO2 and water. तो CO2 और water तो चाहिए होता है इस रिएक्शन को, पर और क्या चाहिए होता है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, that is ATP और NADPH. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after the light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. If the light is made available, the synthetic phase जो है फिर से शुरू हो जाती है, अगर लाइट को फिर से अवेलेबल कराते हैं. Can we hence say that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a misnomer? Misnomer का मतलब क्या होता है, एक misleading term. वैसे बात भी सही है क्योंकि एक मिसलीडिंग टर्म ही है, क्योंकि असल में वो डार्क में नहीं होती, डार्क से मतलब डिपेंडेंट नहीं होती वो रिएक्शन जो है, डार्क के इंडिपेंडेंट नहीं होती, मतलब इसलिए मतलब लाइट के इंडिपेंडेंट नहीं होती, इसलिए हम प्रॉपरली नहीं कह सकते कि वो एक जो डार्क रिएक्शन है. ठीक है, इसलिए एक मिसनोमर हुई है. उसके बाद लेट अस नाउ सी हाउ द ATP and NADPH are used in the photosynthetic phase. We saw earlier that the CO2 is combined with the water to produce the carbohydrate or the sugars. It was of the interest to the scientists to find out this reaction proceeded, or rather what was the first product formed when the CO2 is taken into the reaction or fixed. Just after the World War II, along with the several efforts to put the radioisotopes to beneficial use, the work of the Melvin Calvin is exemplary. The use of the radioactive carbon-14 by him in the algal photosynthesis study that to discovery किस लिए कि CO2 जो फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन प्रोडक्ट बनाता है, CO2 पहली बार फिक्स होके, hence also contributed to working out complete biosynthetic pathway, hence it was called the Calvin cycle after him. The first product identified as the 3-PGA, ठीक है, 3-phosphoglyceric acid. Scientists also tried to know whether all the plants have first product PGA ही होता है या फिर और plants में कुछ और भी होता है. Experiment concluded out of the wider range of the plants led to the discovery of another group of plants जिनमें first ever product जो है 4 कार्बन होता है compound जिसका नाम है oxaloacetic acid या फिर OAA. So that CO2 assimilation during the photosynthesis was said to be the main 2 मेन टाइप्स के हो गए अब इस वजह से C3 का पाथवे और C4 पाथवे. अगर पहला सब्सटेंस जो फिक्स हो गए 3 कार्बन बनता है तो C3 पाथवे, और अगर 4 कार्बन बनता है तो C4 पाथवे. ये बात उसने बता दी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द प्राइमरी
रिसेप्टर ऑफ द CO2। अब ये यहीं पे उन्होंने सेम ही बात बताई है, क्या था, स्टडीज़ वर अनएक्सपेक्टेडली शो दैट प्राइमरी एक्सेप्टर जो है उनका क्या है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है रुबिस्को जिसका नाम है, ठीक है, RUBP है वैसे, राइबुलोज बायोफॉस्फेट, रुबिस्को एंजाइम का नाम है। डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट ऑल्सो टुक, उसको उन्हें भी काफ़ी टाइम लगा ये चीज़ पहचानने में कि पहला प्रोडक्ट जो फिक्स करने वाला जो पहला एंजाइम है वो 5 कार्बन क्यों है, ठीक है। दे ऑल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट इज C3, तो उन्हें लगा था कि काफ़ी टाइम से कि पहला प्रोडक्ट क्योंकि 3 कार्बन है, यानी कि जो फिक्स करने वाला चीज़ है वो 2 कार्बन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एक तो CO2 कंबाइन होके 2 कार्बन के साथ कंबाइन करेगा तो वो एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, पर उन्होंने देखा वो तो 5 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद क्या बोला, दे स्पेंड मैनी ईयर्स ट्राइंग टू आइडेंटिफाई 2 कार्बन कंपाउंड, पर उन्हें 2 कार्बन कंपाउंड ऐसा कोई नहीं मिला, पर उन्हें क्या मिला, एक 5 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है RUBP। पहले हम बात करेंगे कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल कैसे, नाम किस बेसिस पे पड़ा, कैल्विन साइंटिस्ट पे ऑब्वियसली। कैल्विन and his co-workers that worked out the whole pathway and showed the pathway operated in the cyclic manner, the RUBP was regenerated. Let us now see how the Calvin's pathway operates and where the sugar synthesized. अभी बेसिकली कैल्विन साइकिल की अब हम बात करेंगे इधर अच्छे से, क्या क्या होता है उसमें मेनली। तो पहले तो उन्होंने बोला है, let us at the outset understand very clearly that the Calvin pathway occur in all the photosynthetic plants. Doesn't matter अगर वो C3 है या C4 है, सब में होता है कैल्विन साइकिल, ठीक है, चाहे वो C3 प्लांट है चाहे वो C4 प्लांट है। अब उसके 3 प्रोसेस होते हैं कैल्विन साइकिल के। पहला है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन की। इसमें क्या होता है, मेन पहला प्रोसेस है जिसमें कि फिक्सेशन होता है CO2 का एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने को, जिसका नाम है क्या, PGA. The carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle, where the CO2 is utilized for the carboxylation of the RUBP. This reaction is catalyzed by the enzyme Rubisco, that is RUBP carboxylase, okay, not Rubisco. Actually, इसको Rubisco भी कह सकते हैं हम, which results in the formation of the 2 molecules of 3-PGA. Since this enzyme also has an oxygenation activity, it is also, अब क्योंकि रुबिस्को क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि देखो एक तो कार्बोक्सिलेशन करता है तो RUBPC तो हो गया, अब ये ऑक्सीडेशन एक्टिविटी भी कर सकता है सेम एंजाइम, इसलिए इसको रुबिस्को भी बोल सकते हैं, और O से ऑक्सीजनेशन आ गया। आगे बात आई, इन्होंने कैल्विन साइकिल दिखा रखी है इधर, हमें क्या करा है, 5 कार्बन कंपाउंड है रुबिस्को, RUBP दैट इज राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। कार्बोक्सिलेशन हुई, क्या, CO2 जो है फिक्स हुई, पहला प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन से क्या बना, 3-PGA बना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। फिर उसकी रिडक्शन हुई जिससे कि 2 ATP बने, 2 NADPH, ये 2 आएंगे एक्चुअली इधर इन्होंने दिखा नहीं रखी है। उससे बना क्या, पहला प्रोडक्ट ट्रायोस फॉस्फेट से सुक्रोज और स्टार्चडीज हुआ। फिर वापस रीजनरेशन हुआ जहाँ पे अगेन एक ATP की फॉर्मेशन हुई और वापस RUBP बन गया, ठीक है। Next process is reduction. The series of reactions that lead to the formation of the glucose. The steps involve utilization of the 2 carbon ATP for the photophosphorylation and 2 of the NADPH for the reduction per CO2 molecule fixed. तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं, 2 ATP बन जाएंगे, 2 NADPH बन जाएंगे। The fixation of the 6 molecules of the CO2 and the 6 turns of the cycle are required for the removal of the 1 molecule of the glucose from the pathway. तो ये बोल रहे हैं अगर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चाहिए तो इस साइकिल को 6 बार दोहराना पड़ेगा। क्यों किस वजह से, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, 1 कार्बन कंपाउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होंगे हमें एक ग्लूकोज बनाने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज में कितने कार्बन होता है, 6 कार्बन होते हैं, तो यही बता रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आई रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP is crucial if the cycle is to be continued uninterrupted. The regeneration steps require 1 ATP for the phosphorylation to form RUBP. Next type, hence for every CO2 molecule entering the Calvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required. It is probably to meet the difference in the number of the ATP and the NADPH used in the dark cycle that the cyclic photophosphorylation takes place. To make 1 molecule of the glucose, 6 turns of the glucose, यही सेम उन्होंने समझा रखा है इधर, वही जो मैंने अब आपको समझाया। नेक्स्ट पाथवे आई C4 पाथवे, यानी कि जिसमें कि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, तो C4 पाथवे। प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड, अब ये बेसिकली जो C4 पाथवे किन के लिए होता है, मेनली जो ड्राई ट्रॉपिकल
regions के लिए adapted हैं. Have the C4 pathway mentioned earlier. Though these plants have the C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or the Calvin pathway as the main biosynthetic pathway. तो ये बोल रहे हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं इन्हें भी कैल्विन साइकिल चाहिए होती है, उसके अलावा इनको एक और एक्स्ट्रा साइकिल होती है इनमें. तो पहले उनमें वो चीज़ होती है एक्स्ट्रा साइकिल जो है, फिर क्या होती है उनमें कैल्विन साइकिल. देन इन वॉट वे आर द डिफरेंट. और भी डिफरेंस क्या है इनमें? एक्चुअली क्या बात है, जो C3 प्लांट्स हैं उनमें, क्योंकि हमने क्या बताया था, रुबिस्को एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेशन में CO2 भी से भी कर सकता है फिक्स, और O2 को भी कर सकता है, जिस वजह से O2 के साथ करता है तो वो एक और कंपाउंड बना देता है, जो कि इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो कि वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का वेस्ट होता है. पर जो C4 प्लांट्स हैं उनमें वो जो फोटो रेस्पिरेशन वाला वेस्टफुल प्रोसेस है वो नहीं होता. इन द C4 plants are special. They have a special type of this leaf anatomy. They can tolerate the high temperature. They show response to the high light intensity. They lack a process called the photorespiration and has greater productivity of the biomass. Let us understand these one by one. Study vertical section of the leaves, one of the C3 plants and the other of the C4 plants. Did you notice the difference? Do you know how the same types of the mesophils, do they have the similar cells around the vascular bundle sheet? The particularly large cells around the vascular bundles of the C4 plants have bundle sheet cells, and the leaves which has the such anatomy are called the Kranz anatomy. Kranz basically wreath word से बना है. wreath का मतलब क्या? circular, concentric circular arrangement होता है. इसमें क्या होता है? is a reflection of the arrangement of the cell. The bundle sheet cells are made from many layers बनाते हैं bundle sheet के vascular bundles के around. Vascular bundles के around क्या होता है? वो multiple layers बनाते हैं. They are characterized by the having large number of chloroplasts, thick walled, impermeable to the gaseous exchange, and no intercellular spaces. You may like to cut a section of the leaf of the C4 plant, that is maize या sorghum. Example दिया उन्होंने maize और sorghum किसका? C4 plant का, to observe the Kranz anatomy and distribution of the mesophyll cells. It is interesting for you to collect leaves of the diverse species of the plants, study around you and cut vertical sections of the leaves. Observe under the microscope, look for the bundle sheet around the vascular bundles. The presence of the bundle sheet would help you to identify the C4 plants. तो बेसिकली C4 प्लांट्स में क्या होता है? पहले बंडल शीट सेल होती है, उसके चारों तरफ होती है मेसोफिल. ठीक है, तो पहले क्या आया? वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीट, फिर आया मेसोफिल सेल्स. नेक्स्ट बढ़ते हैं. Now study the pathway shown in the figure 13.9. This pathway has the name. अब इसका दूसरा नाम क्या है C4 pathway का? Hatch-Slack pathway. किसने बेसिस पे? ऑब्वियसली साइंटिस्ट के बेसिस पे है. साइंटिस्ट है कौन से? Hatch-Slack. तो उस बेसिस पे बढ़ गया Hatch-Slack pathway. उसके बाद the primary CO2 acceptor is the 3-carbon phosphoenol pyruvate and is present in the mesophyll cells. तो इनिशियली इसमें मेसोफिल सेल्स में होता है क्या? द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है पेप्केज. ये सिर्फ कार्बोक्सिलेशन करा सकता है, ऑक्सीजनेशन नहीं करा सकता है. तो सबसे पहले क्या हुआ? मेसोफिल सेल्स में क्या होगी? पहला कंपाउंड जो है C3 कार्बन कंपाउंड जो होगा पहला एक्सेप्टेड है. उसमें 5 कार्बन कंपाउंड था पहला एक्सेप्टेड, इसमें 3 कार्बन कंपाउंड है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मेसोफिल सेल्स लैक रुबिस्को. सॉरी. तो इन्होंने क्या बोला? मेसोफिल सेल्स जो हैं जहाँ पे इनका पहला स्टेप होगी, पहली फिक्सेशन होगी CO2 की, वहाँ पे क्या नहीं होता? रुबिस्को एंजाइम नहीं होता, यानी कि ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, फोटो ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता. C4 प्लांट्स oxaloacetic acid is formed in the mesophyll. तो पहला स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा हुआ है OAA, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड इन द मेसोफिल इटसेल्फ, व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीट सेल. अब ये जो है मेसोफिल सेल से बंडल शीट सेल में ट्रांसफर होगा, जहाँ पे कैल्विन साइकिल होगी. उसके बाद in the bundle sheet cells, there are C4 acids are broken down to release the CO2 and the 3-carbon molecule. The 3-carbon molecule is transported back to the mesophyll where it is converted to the PEP, that is phosphoenol pyruvate again, thus completing the cycle. The CO2 released in the bundle sheet cells enter the C3 or the Calvin pathway, a pathway common to all the plants. The bundle sheet cells are rich in the enzyme rubisco but lacks pepcase. This is the basic pathway that results in the formation of the sugar, the Calvin pathway, and is common to the Calvin C3 and the C4 plants. अब ये देखो इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है.
ये है मीजोफिल सेल, ये है बंडल शीट सेल। बंडल शीट में क्या होती है, C3 साइकिल। पहले क्या किया उन्होंने, CO2 को लिया बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो पहला प्रोडक्ट है उसको यूज़ करके फिक्सेशन किया और क्या बना दिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये जो है OAA है, OAA जो है वो एंटर करा किसमें, बंडल शीट में, ट्रांसपोर्ट हुआ OAA, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, उसका CO2 रिलीज़ हो गई, फिर C3 एसिड बना। C3 एसिड क्या है, PGA फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर वापस रीजनरेशन हो गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन गया उससे। अब आए फोटो रेस्पिरेशन अभी मैंने आपको बता दिया ब्रीफली, अब देख लो क्या है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है किसमें, C3 और C4 में, जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। टू अंडरस्टैंड द फोटो रेस्पिरेशन वी हैव टू लिटिल बिट नो मोर अबाउट दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ द केल्विन पाथवे, दैट इज द फर्स्ट फिक्सेशन CO2 fixation step. This is the reaction where the RUBP combines with CO2 to form the two molecules of 3-PGA. इन्होंने दिखा रखा है इधर। अब रुबिस्को जो है दैट इज़ द मोस्ट अबंडेंट इंजाइम जो है वर्ल्ड में, इज़ ऑल्सो कैरेक्टराइज, इसके दो काम हैं इसके, CO2 भी फिक्स कर सकता है, O2 भी कर सकता है। अब बोल रहे हैं अगर हम उसको हमने ऑक्सीजन फिक्स करा दिया तो देखो, इमेजिन what would happen if that was not so, the binding is competitive। अब क्या कह रहे हैं, अगर CO2 ज़्यादा एफिनिटी रखता O2 से तो चलो सही था, कोई बात नहीं, CO2 फिक्स हो गई ज़्यादातर। पर अब क्या बात क्या है, दोनों की एफिनिटी बराबर है, ऑक्सीजन की भी उतनी एफिनिटी है जितनी CO2 की है बाइंड करने की। सो इट इज़ द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 दैट डिटरमाइंस। अब जो रिलेटिवली देखेंगे कौन सा ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है O2 ज़्यादा है। अगर CO2 ज़्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेशन ज़्यादा आसान से होगा, अगर O2 ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेशन ज़्यादा आसानी से होगा। तो C3 प्लांट्स show in C3 plants some oxygen binds to rubisco and hence some CO2 fixation is decreased। यानी कुछ ऑक्सीजन जो है वो भी बाइंड कर जाता है, जिस वजह से टोटल जो नेट अगर CO2 का ही करते तो वो ज़्यादा होता, अब कम हो गया। पर hence the RUBP instead of the giving two molecules of the PGA O2 के साथ कंबाइन करके एक और नया प्रोडक्ट दे देता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। जिस प्रोसेस में किस में देता है वो फोटो रेस्पिरेशन में। दी फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज़ नीदर। अब इस प्रोसेस में क्या होगा जो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे है इसमें ना तो शुगर बनती है, ना ऑक्सीजन बनती है, ना ATP बनती है, तो मतलब बेसिकली एक प्रॉपर वेस्टेज वाला प्रोडक्ट है, प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन इज़ अ वेस्टेज प्रोसेस या वेस्टफुल प्रोसेस। इन द C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिस वजह से CO2 की कंसनट्रेशन को अंदर वाली सेल्स बंडल शीट में बढ़ा देते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन उसमें बाइंड नहीं कर पाता है। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4, अब एक तो ये बात बता दी उन्होंने, वही बात बता रहे हैं कि उसकी प्रॉपर एफिनिटी ज़्यादा कर देता है वो अंदर की तरफ। आगे बढ़ते हैं, ये टेबल दे रखी है बेसिक सी जो अभी तक पढ़ा उस चीज़ की। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, अब क्या क्या फैक्टर्स पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। सो an understanding of these factors that affect the photosynthesis is necessary. The rate of the photosynthesis is very important in determining the yield of the plant, including crop plants. The photosynthesis is under the influence of the several processes, several factors, both internal and the external. The plant factors including the number, size, age, orientation of the leaves, mesophils, and the chloroplast, internal CO2 concentration, and the amount of the chlorophyll. ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, फोटोसिंथेसिस को, जो कि इफेक्ट करते हैं। ये तो है इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, सनलाइट, टेम्परेचर्स, वाटर, ये सब कुछ, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, एक लॉ दिया था ब्लैकमैन्स लॉ, उसने क्या बोला था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था उसने कहा था अगर एक भी फैक्टर लिमिटिंग है तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। सो इफ द केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय more than one factor, then its rate will be determined by the factor that is the nearest to the minimal value। तो बोल रहे हैं अगर फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड, उसको वेरी कर रहे हैं, तो उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा जो सबसे कम अमाउंट में होगा। अब बात आई लाइट, ये इन्होंने दिखा रखा है फोटोसिंथेसिस का लाइट की इंटेंसिटी के साथ एक पर्टिकुलर लाइट तक तो बढ़ता रहेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें मेन क्या बात है कि एट हायर इंटेंसिटीज gradually the rate does not show any further increase as the other factors become limiting। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फर्दर इंक्रीज नहीं होता है।
ये बोल रहा है, what is interesting to know is that the light saturation occurs at 10% of the full sunlight. Hence, except for the plants in the shade or in the dense forest, light is rarely the limiting factor. अब ये क्या है, light क्या है, काफ़ी rarely है limiting factor. Increasing the incident line beyond a particular, अगर लाइट बहुत ही ज़्यादा दे दी तो ब्रेक डाउन हो जाता है क्लोरोफिल का, और जिस वजह से फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी. नेक्स्ट आया CO2. Here is a major limiting factor of the photosynthesis. अब ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है. तो कितना प्रेजेंट है अबाउट एटमोसफेयर में, 0.3 to 0.04. इंक्रीज इन दी कंसनट्रेशन अप टू इतने कैन कॉज इंक्रीज इन द CO2 फिक्सेशन, बट बियॉन्ड दिस लेवल वो फर्दर डैमेज करने लगेगा, ठीक है. तो C4 से C3 अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं. C4 जो है वो किसको, C3 जो है उन्हें हाई CO2 चाहिए होता है, रिस्पॉन्ड उस तभी करते हैं प्रॉपरली. C4 को फिर भी कम चल जाता है. C4 प्लांट जो है वो सैचुरेशन 360 पे शो कर देते हैं, पर ये 450 पे शो करते हैं C3 प्लांट्स, ठीक है. द फैक्ट दैट द C3 प्लांट्स, अब ये इधर फोटो रेस्पिरेशन की बात और क्या बता रहे हैं ये, कि द फैक्ट दैट द C3 plants respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of the photosynthesis leading to the higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. They are allowed to grow in the CO2 enriched atmosphere that helps in the higher yield. नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर का भी दोनों का अलग अलग रिस्पॉन्स है. C4 जो है वो हायर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करता है, C3 लोअर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड बेटर करता है. वाटर की बात है, वाटर जो है, इवन दो वाटर इज़ वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द light, effect of water is more through its effect on the effect of water as a factor is more through its effect on the plant rather than directly on the photosynthesis. तो वाटर स्ट्रेस, जो पानी की काफ़ी कमी होती है जब, द स्टोमेटा जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन से अपना वाटर लॉस को कम कर देते हैं. बिसाइड वाटर स्ट्रेस में विल्ट भी कर जाते हैं कई बार वो, thus reducing the surface area of the leaves and making its metabolic activity as well. ठीक है, that's about it.